नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPSSC का लेज़र कीपर का पेपर, जिसका पोस्ट कोड था 890 और जो कि हेल्ड हुआ था 18 अप्रैल 2021। तो इसमें हम जो कंप्यूटर सेक्शन था वो भी सॉल्व करेंगे, HPGK प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश। मतलब जो सब्जेक्ट का छोड़ के जितना भी पार्ट है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में हमारे पास है कंप्यूटर का सेक्शन, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर विच इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड। कंप्यूटरों की प्रथम पीढ़ी में किस भाषा का उपयोग हुआ था। तो फर्स्ट लेवल में आप जानते होंगे लो लेवल लैंग्वेज, या तो फिर आप मशीन लैंग्वेज बोल लो या तो फिर आप बाइनरी लैंग्वेज बोल लो, इन सभी का एक ही मतलब है, तो आंसर हो जाएगा हमारा मशीन लैंग्वेज। इसी को हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं और इसी को हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टोर यूनिट ऑफ माइक्रो प्रोसेस, द कंट्रोल यूनिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की नियंत्रण इकाई क्या करती है ये। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टोर डाटा इन मेमोरी, नहीं, डाटा तो मेमोरी यूनिट स्टोर करती है। एक्सेस इनपुट फ्रॉम अ कीबोर्ड, नहीं, ये तो इनपुट डिवाइस करती हैं। परफॉर्म्स अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, नहीं, ये तो ALU परफॉर्म करती है। तो कंट्रोल यूनिट नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, MICR स्टैंड्स फॉर। तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द कैथोड रे ट्यूब इज डैश इन शेप। तो कैथोड रे ट्यूब जो होती है वो सिलेंड्रिक इन शेप होती है, राइट, सिलेंड्रिक इन शेप। हालांकि सिलेंड्रिक जो था वो ऑप्शन में नहीं दिया गया था, दैट्स वाई हम रेक्टेंगुलर को ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि जो सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब आई थी वो रेक्टेंगुलर इन शेप थी। अभी रिसेंटली वाली जो है जो वो सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अच्छा गाइस, अगर आपको इसकी PDF चाहिए फुल क्वेश्चन पेपर की, तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी PDF मिल जाएगी। नहीं तो आप हेम एग्ज़ाम की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से भी आपको फुल PDF मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है 105, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन CD-ROM इज इन द फॉर्म ऑफ। तो जो CD-ROM में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, दैट इज़ 0 and 1 की फॉर्म में। अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, सॉफ्टवेयर किसको रेफर करते हैं। तो सॉफ्टवेयर होते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 108, विच डिस्क इज़ यूज टू कोल्ड बूट अ पर्सनल कंप्यूटर। तो अगर किसी कंप्यूटर को, पर्सनल कंप्यूटर को कोल्ड बूट करना है तो कौन सी डिस्क यूज़ होती है। तो इसमें सिस्टम डिस्क यूज़ होती है। पहले जान लो कि बूटिंग हमारे पास दो टाइप की होती है। पहली बूटिंग हमारे पास होगी कोल्ड बूटिंग, सेकंड बूटिंग हमारे पास होगी हॉट बूटिंग। तो अगर हम अपने सिस्टम को फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अगर हम अपने सिस्टम को, सॉरी, कोल्ड बूटिंग सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो कोल्ड बूटिंग मतलब कि अगर हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले हम स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेन मेमोरी से डिस्क के ऊपर, सॉरी, डिस्क से मेन मेमोरी के ऊपर, तो इसको बोला जाता है कोल्ड बूटिंग। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपका कंप्यूटर जो है वो हैंग हो जाता है, इन दैट कंडीशन आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हो, तो उस बूटिंग को बोला जाता है हॉट बूटिंग। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कोल्ड बूटिंग क्या है, हॉट बूटिंग क्या है। अगला क्वेश्चन है 109, इन MS विंडोज स्टार्ट बटन इज यूज टू ओपन, सेलेक्ट और ओपन। तो जो स्टार्ट बटन है वो ऑब्वियसली स्टार्ट मेन्यू को ही ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है, इन MS वर्ड टेक्स्ट कैन बी मेड मोर अट्रैक्टिव इन डिफरेंट कलर्स साइज बाय यूजिंग। तो ये वर्ड आर्ट इसका सही आंसर होगा। वर्ड आर्ट में आप अट्रैक्टिव से अपने जो भी आपका टेक्स्ट होता है उसको अट्रैक्टिव वे में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिफरेंट कलर्स होते हैं उसमें, मतलब रेडीमेड से फॉर्मेट होते हैं उसमें पहले से। बर्ड आर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला था
111 क्वेश्चन नंबर, इन MS एक्सेल फ्रॉम विच टूल वी कैन चेंज चार्ट टूल। तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा चार्ट टूल्स। अगला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, विच इज़ यूज टू मेक अ स्लाइड शो। तो स्लाइड शो हम पावर पॉइंट की हेल्प से मेक कर सकते हैं, दैट इज़ PPT भी बोलते हैं इसको। तो PPT की हेल्प से हम अपना स्लाइड शो है वो बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन हम अपनी आराम से बना सकते हैं। अगला है, द यूज़र हु यूज़ रेडी टू यूज़ मेन्यू आर कॉल्ड। वह यूज़र जो रेडी टू यूज़ मेन्यू का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नैब यूज़र। नैब यूज़र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इन MS एक्सेस विच इज़ यूज टू स्टोर द डाटा। देखिए, जो MS एक्सेस होता है उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए टेबल यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास आइदर MS एक्सेस है, SQL है और एक्ल है, तो सभी में जो है वो टेबल्स की फॉर्म में ही डाटा स्टोर किए जाते हैं, दैट इज़ रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी होती हैं उनको हम बोलते हैं रोज़, और जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं हम कॉलम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाटा फ्लोज बिटवीन टू डिवाइसेस कैन अकर्स इन डैश वे। तो डाटा फ्लो जो होता है वो हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला उसमें हो गया सिंप्लेक्स, दूसरा उसमें हो गया हाफ डुप्लेक्स, तीसरा उसमें हो गया फुल डुप्लेक्स। तो अगर हम तीनों को देखें तो सिंप्लेक्स मतलब कि हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में डाटा जाएगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा जाएगा। अगला है हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में डाटा जा सकता है, बट एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में जाएगा। थर्ड इज़ फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स तीनों से हटके, मतलब जाएगा भी दोनों डायरेक्शन में और एक साथ दोनों साइड जा सकता है, मतलब सिमल्टेनियसली दोनों साइड जा सकता है। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन OSI मॉडल द डाटा लिंक लेयर परफॉर्म्स। OSI मॉडल में हमें पता है हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। तो उसमें जो हमारे पास पहली लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर, राइट। सेकेंड लेयर हमारे पास होती है डाटा लिंक लेयर, द नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सो ऑन। तो पूछा गया है कि जो डाटा लिंक लेयर है वो क्या परफॉर्म करती है। तो उसके मेनली 2 काम होते हैं। पहला हो गया डिटेक्शन ऑफ एरर, एरर को डिटेक्ट करती है, और अगर एरर को डिटेक्ट करेगी तो ऑब्वियसली उसको करेक्ट भी करेगी, डिबग भी करेगी एरर को। सेकंड हो गया करेक्शन ऑफ एरर। सही आंसर इसमें आ जाएगा हमारा सी पार्ट, दैट इज़ बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे नहीं होगा डी पार्ट। फिजिकल पार्ट तो ऑब्वियसली फर्स्ट लेयर में होगा, दैट इज़ फिजिकल लेयर। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेब्स नेटिव प्रोटोकॉल। यहाँ पे पूछा गया है कि बेब्स का नेटिव प्रोटोकॉल कौन सा होता है। तो अगर आपको इसका क्वेश्चन का पता भी नहीं था तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए था कि वेबसाइट जितनी भी मेड की जाती हैं उसमें सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है मैक्सिमम, दैट इज़ HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाना था HTTP इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क वाइल सिमल्टेनियसली अलाउ डिस्ट्रक्शन एक्ट्स एज। तो इसको ट्रोजन हॉर्स बोला जाता है। बाकी अगर हमारे पास बॉर्म भी है एक, तो बॉर्म जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कि इसमें अपने आप ही डुप्लीकेट कॉपीज़ बनती रहती हैं। वायरस आपको पता होगा, एक बिन बुलाया मेहमान टाइप का, जिसको आपने बुलाया भी नहीं है फिर भी आपकी सारी चीज़ों को जो है वो करप्ट किए जा रहा है। मैक्रोज भी आपको पता होगा कि मैक्रोज वायरस क्या होता है, एक रिकॉर्डिंग वायरस। नेक्स्ट है, मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। कहते हैं कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे कम नंबर के रोज और कॉलम्स कितने होंगे जो आपको मिनिमम मिलते हैं। तो इसमें 1 and 1 होगा, दैट इज़ 1 रो एंड 1 कॉलम। अगला क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन, द टैब ऑफ द एक्टिव शीट इन अ वर्क बुक इज़ ऑलवेज। देखिए, अगर ये हमारे पास शीट है तो यहाँ पे हमें पता है कि 3 शीट्स होती हैं हमारे पास। कहते हैं कि अगर आपने कोई भी शीट सेलेक्ट की हुई है, एक्टिव मतलब कि सिलेक्टेड है वो, तो उसका जो टैब है वो क्या आपको बोल्ड दिखाई देगा, मतलब मोटा सा दिखाई देगा, इटैलिक दिखाई देगा, मतलब तिरछा सा, या अंडरलाइन मतलब उसके नीचे लाइन लगी हुई आएगी, या सिंपल सा दिखाई देगा। तो हमेशा हमें बोल्ड दिखाई देता है। कभी भी आप ध्यान देना, कभी भी अगर आप MS एक्सेल को या वर्कशीट को किसी को ओपन करते हो तो उसको देखना, आपको वो बोल्ड दिखाई देगा। अगला HPGK का पोर्शन है,
गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें और वहाँ से आपको जितने भी पेपर्स होते हैं सभी की सॉल्व पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जैसे आज ही के दिन में 3-4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, उन सभी की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में हम डेली 1-2 क्विज़ेस डालते रहते हैं, जो भी करंट अफेयर के रिलेटेड क्विज़ेस होती हैं या एचपीजी के हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अगला है 121, एज पर सेंसस 2011 एरिया वाइज रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। कहते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र अनुसार क्रम क्या है, तो 17th इसका सही आंसर होगा। 17th क्रम था, 17वां। अगला है विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट नेचुरल लेक पूछी है तो रेणुका इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, रेणुका कहाँ है? सिरमौर के अंदर है। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि यहाँ पर लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सी है, तो ये गोविंद सागर लेक है, जो कि भाखड़ा नंगल डैम के टाइम जो थी वो बनी थी। अगला क्वेश्चन है गसोता फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आज ही के दिन 2 बार देखने को मिला, सेकंड टाइम यहाँ देखने को मिला। एक सिविल इंजीनियर का पेपर था, उसमें भी यही आया था, जिसमें नन ऑफ दीज जो था आपका आंसर होना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमीरपुर इज द राइट आंसर। आगे है अगला क्वेश्चन एचपीजीके का। अच्छा, इस पेपर में अगर एचपीजीके की बात की जाए और ओवरऑल पेपर की बात की जाए, पेपर कैसा था, तो पेपर जो था वो सही था, मतलब आप इजी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं था। सब्जेक्ट्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, सब्जेक्ट के पार्ट को छोड़ के अगर बाकी पार्ट भी बात की जाए तो मतलब था, मतलब कि अगर आपने थोड़ी सी स्टडी की हुई थी तो आप इजली इस पे अप्रॉक्सीमेटली 130 अबव स्कोर कर सकते थे आउट ऑफ 170। अगला है शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ द हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे बात हो रही है शोभा सिंह आर्ट गैलरी, तो यहाँ पे पता है शोभा सिंह आर्ट गैलरी हमारे अंद्रेटा में है, कांगड़ा के अंदर। अच्छा, एक नगर भी है, तो नगर में हमारे रोरिच आर्ट गैलरी है। सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाना था अंद्रेटा इज द करेक्ट आंसर। अगला है मुरांगला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुरांगला पहाड़ी चोटी स्थित है, तो ये लाहौल स्पीति में हमें मिलेगी देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बल घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है, तो बल वैली पहले जान लो, बल वैली जो है वो मंडी में है। ठीक है, मंडी में और कौन सी है, इमला बिमला भी है हमारे पास। अच्छा, बल वैली के और स्टैटिक पॉइंट्स देखें तो जो हमारे पास बल वैली है वो मोस्ट फर्टाइल वैली है, राइट, मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ मंडी। अगला 127 देखते हैं, पत्थर का खेल इन हिमाचल प्रदेश इज अ। तो पत्थर का खेल एक फेयर है, मतलब एक मेला है पत्थर का खेल, शिमला में मनाया जाता है ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, फेमस पर्सनैलिटी किंकरी देवी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये सिरमौर से बिलोंग करती थी और ये इन्वायरमिस्ट थी। तो अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश टू रिप्रेजेंट लोकसभा इज। तो ये राजकुमारी अमृत कौर थे, जो कि मंडी से निर्वाचित की गई थी, मंडी से इन्होंने इलेक्शन जीते थे, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर। अगला है शिंका माउंटेन पास कनेक्ट्स किन्नौर हिमाचल प्रदेश विद। तो ये गढ़वाल, उत्तराखंड गढ़वाल को कनेक्ट करती है। अगला है फाउंडर ऑफ वुशर प्रेसिसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। पिछला कोई पेपर जो सॉल्व किया था उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट कौन था वुशर स्टेट का, लास्ट कौन था, शहरी सिंह कौन था, शमशेर सिंह कौन था, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, फाउंडर पूछा है तो फाउंडर है इसका प्रद्युमन। लास्ट पूछा जाए लास्ट रूलर बुशर स्टेट का, तो लास्ट रूरल था इसका पदम सिंह। ठीक है, इसमें कहरी सिंह भी था जिसको आज़ाद बाहू भी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें एक और है शमशेर सिंह भी था जिसने
कि जो 1857 की जो विद्रोह हुआ था, दैट इज़ सिपाही म्यूटिनी, जिसमें उसने अंग्रेज़ों का साथ बिल्कुल नहीं दिया था। जैसे उसका नाम था वैसे उसने काम किया था, बिल्कुल शेरों की तरह रहा था और अपने अपने उस पे अड़ा रहा था कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, चाहे जो मर्ज़ी करना है तुम कर लो। अगला है क्वेश्चन, चंदेरी फोर्टेस इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मैंने ये क्वेश्चन कभी देखा नहीं वैसे, और अगर गूगल किया तब भी नहीं मिला। वैसे अगर चंदेरी फोर्ट जो है वो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, और चंदेरी फोर्ट नाम की जगह जो है वो महाराष्ट्र में भी है। ट्रैकिंग करने भी जाते हो तो लेट्स सी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन स्क्रैप होता है या क्या आंसर दिया जाता है इसमें। तो चलो उसको देखते हैं। वैसे कई बच्चों से मैंने कंसर्न किया तो वो चौपाल बता रहे थे आंसर। अगर आपको पता है इसका तो प्लीज़ सोर्स के साथ टेलीग्राम पे बताएं कि ये आंसर कहाँ, कौन सी बुक में, कहाँ, जैसे प्लीज़ बताएं। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक कैप्चर्ड द नगरकोट इन विच ईयर। कहते कि किस वर्ष मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर कब्जा किया था। तो जी ये किया था 1337 AD में, 1337 ईस्वी पूर्व। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 134, धमबरी सुंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर धमवारी सूड़ा जल विद्युत परियोजना निर्मित है। तो ये है पब्बर नदी पर, पब्बर पर है ये। और पब्बर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? पब्बर है यमुना की ट्रिब्यूटरी। अच्छा, यमुना की और ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो टॉन्स, पब्बर, गिरी, बांटा, आंध्रा आंध्रा, ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसका सही आंसर हो जाना था यमुना इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट विलेज ऑफ द बर्ड। तो ये किब्बर जो है वो सबसे हाईएस्ट विलेज है। अच्छा, किब्बर है कहाँ पे लोकेटेड? तो ये लाहौल स्पीति में लोकेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला रीजनिंग का पार्ट था और रीजनिंग इजी थी। आई होप सो आप रीजनिंग अच्छे से कर लोगे। अगला है करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और ये पेपर्स में देखने को मिल रहा है कि पिछले 8 से 9 महीने तक का भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है। वैसे तो 6 महीने का अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि 6 महीने का याद करने में मतलब बहुत बर्डन सा फील होता है। फिर भी ये जो था वो पिछले 8-9 महीने का भी पूछ लिया था। तो चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली स्पॉटेड द रॉयल बंगाल टाइगर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 3000 मीटर अबव सी लेवल, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाना था नेपाल हमारा, क्योंकि नेपाल सही आंसर था। अगला है कि कोलवार ब्रिज इज़ रिसेंटली इनैगोरेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो कोलवार ब्रिज जो था वो बिहार में था। अगला है, हु वॉज द मोस्ट सर्च्ड पर्सनैलिटी ऑन गूगल इन 2020 एज पर गूगल इंडिया। गूगल इंडिया के अनुसार गूगल पर 2020 में सबसे अधिक सर्च किया गया व्यक्तित्व कौन था। तो ये जो बिडेन थे, जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो कमला हैरिस हैं। हालांकि जो अमेरिकन है वो इनको कमला नहीं बुलाते, वो इनको कमाला हैरिस बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 143 है, कि द गो फॉर ज़ीरो पॉलिसी विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। गो फॉर ज़ीरो जो था वो हाल ही में समाचारों में था, वो किस देश से संबंधित था। तो पहले तो जान ले गो फॉर ज़ीरो पॉलिसी है क्या। तो ये कोविड-19 से रिलेटेड थी और ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 144, विच वेदा डील्स विद द प्रोसीजर और द 1 मिनट परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। कौन सा वेद यज्ञों के निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित है। तो यजुर्वेद सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ और स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ओल्डेस्ट वेद पूछें तो ऋग्वेद। अच्छा, अगर म्यूज़िक से रिलेटेड साम, साम आपने देखा भी होगा, साम म्यूज़िक से रिलेटेड होता है, तो सामदेव। अच्छा, जादू टोने की बात की जाए, जादू टोना, झाड़ फूक टाइप, तो वो अथर्ववेद से रिलेटेड है। अगला है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म। कहते हैं कि जैनिज़्म का फाउंडर क्या है। और ये 80% मैं गारंटी देती हूँ, ये क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम 80% गलत करके आए होंगे, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है उस टाइम, और मतलब हम थोड़े से ओवर थिंक कर जाते हैं। तो इसका सही आंसर होना था महावीर। 80% स्टूडेंट यहाँ पे ऋषभनाथ करके आए होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट तीर्थंकर था वो ऋषभदेव था, 23rd था पार्श्वनाथ और 24th था महावीर।
बट अगर जैनिज़्म के फाउंडर की बात की जाए तो जैनिज़्म का फाउंडर महावीर ही था। यहाँ पे महावीर बिल्कुल सही आंसर होना था। अगला है विच रूरल बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। कहते हैं कि किस शासक ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। नरसिम्हा देव वन सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सन टेम्पल है कहाँ पे? तो उड़ीसा के अंदर हमें मिलेगा कोणार्क सन टेम्पल, जहाँ अगर अगर आपको एक और चीज़ बता दूं तो यहाँ के जो नवीन पटनायक है सीएम, उन्होंने अभी एक कैंपेन चलाई हुई है मास्क के रिलेटेड कि अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे मास्क नहीं पहनने हुए पाया जाता है तो उसका सीधा 2000 रुपये का चालान है। तो अगले क्वेश्चन देख लें, हु वॉज द सन ऑफ बाबर। बाबर का सन पूछा है, तो बाबर का सन हमारे पास हो जाएगा हुमायूं। अच्छा, ये आप याद कर लेना, अगर आपको सन वगैरह याद नहीं रहते हैं तो अच्छी ट्रिक है। बाबर का सन हुमायूं, हुमायूं का सन अकबर, अकबर का सन जहांगीर, जहांगीर का सन जो है वो शाहजहां, देन सो ऑन। ठीक है, औरंगजेब, बहादुर जफर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर टुक प्लेस इन विच ईयर। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो था वो 1845 और 1846 के बीच में हुआ था। अगला जो था वो क्वेश्चन था कि इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वर वंस अगेन यूनाइटेड। कहते कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग फिर से एक हुई थी। तो ये एक हुई थी लखनऊ सेशन 1916 में। और अगर स्प्लिट कब हुई थी तो सूरत सेशन 1907 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? लखनऊ सेशन 1916। अच्छा गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने जा रही है बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बार बार पार्ट्स में वीडियोस बनाओ। इससे अच्छा एक बारी में मतलब वीडियोस आपके पास स्टोर हो जाए, आप एक ही बारी में पूरा पेपर जो है वो देख लो। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं अब। अगला है कोलाटम इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। कोलाटम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो कोल्डेस्ट प्लैनेट हमारे पास हो जाएगा नेपच्यून। अच्छा, क्यों नेपच्यून होगा हमारे पास? तो ये देखो, ये हमारे पास आ गया सन, गोल गोल सा सन। उसके बाद कौन सा प्लैनेट आता है? मरकरी। उसके बाद वेनस। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे हमारे पास आएगा अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। तो यार, जो सन के सबसे नज़दीक होगा वो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होगा, और जो सबसे ज़्यादा दूर होगा वो सबसे कम हॉटेस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है? नेपच्यून। दैट्स वाई नेपच्यून इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज़ बोरा। तो बोरा जो है वो एक लोकल पिंड है, स्थानीय पवन। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत खून खराबा चला रहता है, और खून का रंग क्या होता है? रेड। तो वैसे ही लाइन आ जाएगी रेड क्लिफ। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो मैकमोहन जो है वो इंडिया एंड चाइना के बीच में है। अगली है डूरंट लाइन, तो ये होगी हमारे पास पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के बीच में। हालांकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में भी बहुत तनावपूर्ण माहौल रहता है, क्योंकि अफ़गानीज़ जो है वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द बेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो बेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? नर्मदा, लूनी, ताप्ती। तो यहाँ पे लूनी है, लूनी सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और सीधा बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बट लूनी जो है वो अरेबियन सी में जाके गिरती है। अगला है विच डिवाइड्स द इंडिया इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल क्लाइमेटिक जोन। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता था तो आप एलिमिनेशन वाले ऑप्शन से कर देते थे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो इंडिया से क्रॉस नहीं करती, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ एक ही लाइन जो है वो इंडिया से क्रॉस करती है। ऐसे ऐसे हमारा मैप था, सॉरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये हमारा मैप है। ओके, फिर से बनाते हैं मैप को। ओके, ये रहा हमारा मैप, अब ठीक बन गया। तो यहाँ से जाती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज़ कर्क रेखा, जो कि 8 स्टेट्स को क्रॉस करती है। कौन कौन सी? राजस्थान होगी, गुजरात, छत्तीसगढ़, हमारे पास आ गया झारखंड, देन वेस्ट बंगाल,
देन मध्य प्रदेश दैट इज़ हार्ट ऑफ इंडिया, देन आ गया त्रिपुरा, मिज़ोरम। होप सो 8 हो गए होंगे। तो कौन सी लाइन डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अच्छा, ये भी मैंने आपको बता दिया 8 लाइंस का, क्योंकि कई बार जो है वो आपके पास ऑप्शंस दिए जाते हैं और बोला जाता है कि बताओ इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्रॉस नहीं करती है। तो होप सो आपको ये याद रहा होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 156, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन? फंडामेंटल राइट्स पूछे हुए हैं, तो ये पार्ट 3 जो है वो हो जाएगा। थोड़े से और फंडामेंटल राइट्स देखते हैं हम। पार्ट 1 में क्या आता है? पार्ट 1 में हमें मिलेगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 में हमें मिलेगी सिटीजनशिप, सिटीजन्स। पार्ट 3 जो यहाँ पे दिया गया है वो हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, अगर फंडामेंटल राइट्स हमें कहाँ से बोरो किए थे, तो ये हमने किए थे जी यूएसए से बोरो, राइट। और जब सस्पेंशन होती है फंडामेंटल राइट्स की, इमरजेंसी लगती है, तो वो वाला राइट जो है हमने जर्मनी से लिया हुआ है। पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो ये जो है वो हमने आयरलैंड से लिया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5, सॉरी पार्ट 4A। अगला हमारे पास पार्ट 4A है, तो जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि हमने यूएसएसआर से ली हुई हैं, जिसको कि प्रेजेंट टाइम में रशिया बोलते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट 5 की बात करें तो पार्ट 5 हो जाएगा हमारा यूनियन। पार्ट 6 की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा स्टेट। एंड पार्ट 10 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, पार्ट 10, जो कि हमारा होता है द शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज़। आपको पता होगा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ कौन से हैं। अगला है विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोअर हाउस पार्लियामेंट का लोकसभा होता है। अच्छा, राज्यसभा को क्या बोला जाता है? और तो राज्यसभा को परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी बोला जाता है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखना आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हु इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया? तो पब्लिक पर्स इन इंडिया के गार्डियन कौन है? तो ये कैग, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला है ब्लैक रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू। तो रेवोल्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर गाइस आप चाहते हो इसके रिलेटेड अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि अगर ट्रिक के थ्रू भी और जितनी भी हमारे पास रेवोल्यूशंस हैं, किससे रिलेटेड थे, कौन उसके फादर थे, ये अगर आप सारा देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप चाहते हो उसके ऊपर वीडियो। तो ब्लैक रेवोल्यूशन हमारे पास पेट्रोलियम से रिलेटेड है। अच्छा, फर्टिलाइजर से रिलेटेड हमारे पास ग्रे रेवोल्यूशन है। ऑयल सीड से रिलेटेड हमारे पास जो है वो येलो रेवोल्यूशन है। एक और रेवोल्यूशन है जो कि बहुत टाइम पूछी जाती है और कंफ्यूजिंग है। पहली होगी हमारे पास गोल्डन फाइबर। तो अगर गोल्डन फाइबर होगा तो इसका आंसर होगा सिल्क, सॉरी जूट, गोल्डन फाइव का जूट। और सिंपल अगर गोल्डन होगा तो सिंपल गोल्डन हनी एंड हॉर्टिकल्चर, हनी एंड हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मिरर इज़ यूज्ड एज अ लुकिंग मिरर? प्लेन मिरर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई आइस पूछा है, शुष्क बर्फ, तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगला है इन ह्यूमन बीइंग हार्ट्स हैज़, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं ABCD। अगला है एंटोनियन ऑफ सेलिब्रेट। सबसे पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए हमें सेलिब्रेट का। सेलिब्रेट मतलब होता है अविवाहित या अ पर्सन हु हैज़ नो सेक्सुअल रिलेशंस। तो इसका एंटोनियन हो जाएगा रेप्रोब्रेट। हालांकि ये रेप्रोब्रेट भी कुछ ज़्यादा अप्रोप्रिएट एंटोनियन नहीं है, क्योंकि रेप्रोब्रेट का मतलब होता है बदमाश। बाकी ऑप्शन थे प्रोफीगेट, तो प्रोफीगेट का मतलब होता है खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट भी खर्चीला है ना, प्रोडिगल का मतलब भी होता है खर्चीला। तो चलो आंसर की में देखते हैं वैसे ऑफिशियल में कि क्या वो ऑफिशियल आंसर की में आंसर देते हैं। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल एक्शंस, तो इसको एक्रोबैट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मीनिंग ऑफ द ईडियम टू टेम्प्ट प्रॉफिडेंस। तो टेम्प्ट प्रॉफिडेंस का मतलब होता है कि रिस्क लेना, तो टू टेक रेकलेस रिस्क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है हमारे पास हिंदी का पार्ट, लोकोत्तर का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो लोक जमा उत्तर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोक में अ आया लास्ट में प्लस
ऊ जो है वो ओ की मात्रा बनता है, राइट। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विसर्ग में कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अगला है राज दरबार, राजा का दरबार, तत्पुरुष समास। अगला है हित का विशेषण क्या है, तो हितकारी सही आंसर होगा। अगला पूछा गया है उदय का पर्यायवाची, तो उदय का पर्यायवाची होगा सरोज। तो गाइज प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन पक्का कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।